नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। सोचिए हर महीने सैलरी आती है और फोन पे मैसेज आता है कि भैया सैलरी क्रेडिटेड। और उस मोमेंट पर क्या लगता है कि इस बार पैसा मैनेज कर लूंगा और इस बार मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करूंगा, इस बार मैं सेविंग पक्की वाली करूंगा। लेकिन 5 दिन के बाद क्या होता है, रेंट चला जाता है, 10 दिन के बाद ईएमआई चली जाती है, 15 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है, 20 दिन के बाद किसी फैमिली फंक्शन में जाना होता है और फैमिली फंक्शन ना जाना हो तो शॉपिंग पार्टी या ट्रेवल का खर्चा आ जाता है। और महीने के लास्ट 7 दिन हम यही कहते हैं, भैया वापस से सैलरी कब आएगी। और ये मिडिल क्लास की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम कम होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनकम आते ही उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, पैसा कहाँ आता है। लेकिन एसेट बनने से पहले एक्सपेंस बन जाते हैं। तो आज की कहानी इसी पर है। 3 लोगों की कहानी है, 3 सैलरी है, 3 चॉइस है और 10 से 12 साल बाद 3 अलग जिंदगी। एक बंदा सैलरी बढ़ने के बाद भी ईएमआई में फंसा रहता है, एक ने प्रॉपर्टी से एसेट बनाया और तीसरे ने इन्वेस्टिंग, एसआईपी, साइड इनकम और कंपाउंडिंग से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ आएगा कि सिर्फ एसआईपी करना काफी नहीं है, एसआईपी के साथ सिस्टम जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना, 3 लोगों की स्टोरी है, तो आप जितने भी लोग सुन रहे हो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये 2012 की कहानी है। 3 दोस्त, एक सिटी और 3 माइंडसेट। अमन, निखिल, देव कानपुर से पुणे आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तीनों के पास एक सपना, अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ और फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन माइंडसेट अलग। अमन का फंडा, लाइफ एक बार मिलती है, एंजॉय करेंगे। निखिल का फोकस, जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां एसेट बनाना है। और देव का अप्रोच, इनकम को एक्सपेंस बनने से पहले इन्वेस्टमेंट बनाना है। तीनों की स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट सेम थी, 28,000 से 35,000 के बीच। आप सबकी भी यही होती है। लेकिन 10 साल बाद रिजल्ट इतना डिफरेंट कि एक बंदा लोन के नीचे दबा हुआ है, एक पैसिव इनकम कमा रहा है और तीसरा रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत सीरियस ले रहा है। तो अमन को सबसे पहले जॉब मिली थी, 35,000 रुपए पर मंथ। वो खुश था, पहली बार अपने अकाउंट में इतना पैसा आया। हर इंसान की खुशी होती है, आपके भी पहली बार आया होगा, बहुत खुश हुए होंगे। तो उसने सोचा अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ और अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। पुणे में उसने ऑफिस के पास फ्लैट लिया, रेंट 12,000 रुपया, खाने पीने, ट्रेवल, वीकेंड आउटिंग में 10 से 12,000 रुपया। बाकी कभी शूज ले लेना, कभी फोन, कभी पार्टी, कभी ट्रिप। सैलरी आती थी और 20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती थी। लेकिन अमन को ये प्रॉब्लम नहीं लगती थी। उसका लॉजिक था, मैं यंग हूं, अभी इंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा। और दोस्तों, यही लाइन सबसे डेंजरस होती है। इंजॉय करना गलत नहीं है, लेकिन इनकम के लेवल से ज्यादा लाइफस्टाइल क्रिएट करना, फ्यूचर के अगेंस्ट लोन लेना होता है। 3 साल बाद अमन की सैलरी भी बढ़ती है, 60,000 हो जाती है। अब उसने सोचा अब तो कार लेनी बनती है। वाह, कार की डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन से मैनेज कर ली, ईएमआई बना ली 16,000। अब फिक्स एक्सपेंस देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप सब कनेक्ट करेंगे। रेंट 15,000, कार की ईएमआई 16,000, फ्यूल मेंटेनेंस 8,000, फूड, आउटिंग, शॉपिंग 20,000। सैलरी 60,000 थी, लेकिन मंथ के एंड में सेविंग हो गई 0। सैलरी 60,000, मंथ के एंड में सेविंग 0। अब सुनिएगा, फिर सैलरी बढ़ती है 90,000। अमन फिर से लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है, बेहतर फ्लैट, बड़ा हवा ज्यादा आएगा, थोड़ा महंगा फोन, और जो वेकेशन होती है उसको एक्सपेंसिव बना लिया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा ली। और ये है मिडिल क्लास का ट्रैप। इनकम बढ़ती गई, लेकिन अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो एक्सपेंस उससे ज्यादा तेज भागता है। और अमन को लगता था कि वो तो सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहा है। लेकिन सच ये था कि वो इनकम रिच एसेट पुअर बना रहा था। ध्यान से, इनकम रिच एसेट पुअर। अब दूसरे दोस्त को समझिएगा। वैसे कौन कौन अमन का रोल प्ले कर रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा ईमानदारी से। अब हम आते हैं दूसरे दोस्त निखिल। उसने कहीं डेवलपमेंट देखी, वहां फ्यूचर उसको समझ में आया, तो इसको थोड़ी जॉब जो है लेट मिली थी। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी अमन से थोड़ी कम थी, ठीक है, 25,000। लेकिन माइंडसेट अलग था। वो पुणे के एक्सपेंसिव एरिया में रहने के बजाय सिटी के आउटस्कर्ट में शिफ्ट हो गया, जहां रेंट कम था और नए प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे थे। इससे क्या होता है ना, रेंट कम लग जाता है। उसने नोटिस किया कि उस एरिया में नए रोड बन रहे हैं, आईटी पार्क आने की बात चल रही है, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं। लोग उस एरिया को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि तब वहां डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं था। लेकिन निखिल समझ रहा था कि आज डस्ट और कंस्ट्रक्शन है, कल वहां डिमांड होगी। 2014 में निखिल ने अपने पापा से बात की। उसने कहा, पापा मुझे एक स्मॉल प्लॉट या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में इन्वेस्ट करना है। ये एरिया मुझे सस्ता लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 7 से 10 साल में यहाँ वैल्यू बढ़ेगी। पापा ने पहले मना किया, जो इंडियन फैमिली का रिएक्शन होता है कि बेटा जॉब पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हो, अभी उम्र पड़ी है, कुछ गलत में फंस गए तो। लेकिन
निखिल का काम पक्का था, उसने रिसर्च दिखाई, पूरा रोड मैप, अपकमिंग प्रोजेक्ट, नियर बाय कमर्शियल डेवलपमेंट, रेंटल डिमांड का फ्यूचर। क्या आप कभी लैंड लेने से पहले इतना वर्क करते हो? नहीं ना। तब जाके फैमिली ने सपोर्ट किया और निखिल ने 3 लाख डाउन पेमेंट करके एक स्मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक कर ली। उस टाइम लोग हंस रहे थे, कहते यहाँ कौन रुकेगा, सिटी से दूर है, पैसा अटक जाएगा। लेकिन 6 से 7 साल बाद वही एरिया कनेक्ट हुआ, रोड बने, आईटी ऑफिस बना, रेंट की डिमांड बूम। मैं लखनऊ से हूँ और पता है इस स्टोरी से मैं कनेक्ट करता हूँ क्योंकि लखनऊ का कुछ एरिया जो मेरे पास आया था, कहते हैं हर इंसान गलती करता है, उस एरिया की वैल्यू में नहीं समझ पाया और आज वो एरिया बूम हो चुका है। तो जिस प्रॉपर्टी को लोग रिस्की बोल रहे थे वो एसेट बन गई। निखिल ने उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं, रेंट पे चढ़ा दिया। अब उसको सैलरी के अलावा मंथली रेंट मिलने लग गया। तो अब यहाँ एक पावरफुल बात समझिए, जॉब एक्टिव इनकम है। आप काम करोगे तो पैसा आएगा। प्रॉपर्टी, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड का कॉर्पस, बिजनेस सिस्टम, ये एसेट है, ये आपके बिना भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो निखिल ने एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, फिर सैलरी बढ़ने पर दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, फिर रेंटल इनकम और सेविंग से तीसरी प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट अरेंज किया। और 10 साल बाद निखिल के पास सिर्फ जॉब नहीं है, उसके पास एसेट थे। और मैं आपको बताऊं, मेरा तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहता है, बट मैं लैंड में ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये वो चीजें ना दोस्तों जो आपको राजा बाबू बना के रखती है। अब हम आते हैं तीसरे दोस्त पर, देव। देव के पास था फैमिली से अच्छा पैसा था, ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लमसम था और उसकी सैलरी भी स्टार्टिंग में 30,000 थी। लेकिन देव ने एक रूल बना लिया था, सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में एक्सपेंस। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, एक्सपेंस पहले कर देंगे, फिर बचेगा तो कहेंगे हम सोचते हैं सेविंग के लिए। देव ने उल्टा किया, सैलरी आई, पहले मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो बचा उसमें लाइफ मैनेज करूंगा। और ये छोटा सा डिफरेंस 10 साल बाद एक बहुत बड़ा कॉर्पस का डिफरेंस बनता है, करोड़ों का। देव ने स्टार्टिंग में 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की, अमाउंट छोटा था, अरे क्या होएगा, लेकिन छोटा अमाउंट बट हैबिट सुपर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं बोला, सुपर स्ट्रॉन्ग। उसने अपने बजट को सिंपल किया, 50% नीड, 30% वांट, 20% इन्वेस्टमेंट। क्या आप ये बजट को फॉलो करते हो? नहीं करते हो तो पेपर में लिख लो, आज से कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी बोलता हूँ। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, उसने लाइफस्टाइल को सेम स्पीड से नहीं बढ़ाया, उसने एसआईपी बढ़ाई, 5,000 से 8,000, 8,000 से 12,000, 12,000 से 20,000। और जब साइड इनकम शुरू हुई तो 35 से 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने लगा। अब साइड इनकम कहाँ से? हर एक इंसान के अंदर स्किल होती है, तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम भी। और यहीं पर गेम चेंज होता है। एसआईपी का रियल मैजिक 2,000 5,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन वेल्थ तब बनती है जब आप इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हो। तो देव ने सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं किया, उसने अपनी स्किल को बढ़ाया। ऑफिस के बाद फ्रीलांस, वीकेंड पे कंसल्टिंग, फाइनेंशियल मॉडल को सीखा, एक्सेल डेटा एनालिसिस को सीखा, क्लाइंट के लिए पार्ट टाइम काम किया। अब उसकी सैलरी 70,000 थी, लेकिन टोटल इनकम 1.2 लाख होने लग गई। क्यों? ड्यू टू ऑल दैट वर्क। और जब इनकम 1.2 लाख हुई तब नॉर्मल बंदा क्या करता है? बड़ा घर, बड़ी कार, महंगा फोन, इंटरनेशनल ट्रिप। और देव ने क्या किया? उसने कहा लाइफस्टाइल अपग्रेड बाद में, इन्वेस्टमेंट अपग्रेड पहले। ये है रिच माइंडसेट। आज क्या होता है, थोड़ा सा पैसा आया, आप बीएमडब्ल्यू लेने दौड़ते हो। बीएमडब्ल्यू रूल पता है मेरा क्या कहता है? अगर औकात 4 बीएमडब्ल्यू की हो तब एक लेना, और एक की औकात हो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो औकात नहीं है, आप सिर्फ लोन पर लेकर आओगे। अब हम आते हैं 2024 पे। अमन अब 36 साल का हो चुका है, सैलरी अच्छी है, वाइफ भी अर्न करती है, कंबाइंड जो अर्निंग कह लो 2 लाख पर मंथ। अमन को लगता है अब तो लाइफ सेट है, अब घर लेना चाहिए। तो वो एक डेवलपिंग एरिया में, डेवलप्ड वर्ड यूज नहीं किया हूँ, 3 BHK फ्लैट देखने जाता है। 95 लाख की प्राइस है। डाउन पेमेंट के लिए सेविंग जोड़ी, कुछ एफडी तोड़ी, कुछ फैमिली से हेल्प लिया, 20 लाख अरेंज कर लिया और 75 लाख का होम लोन ले लिया। मोटा मोटा ईएमआई जो है 75 लाख का 65,000 के लमसम पड़ता है। अमन खुश था, फाइनली ड्रीम हाउस मिल गया बराबर। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको लगता है बहुत बड़ा झटका। जिस फ्लैट को अमन 95 लाख में खरीद रहा था, उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल इन्वेस्टर पता है कौन निकला? निखिल निकला। वही निखिल जो स्टार्टिंग में सिटी के बाहर में रहता था। आज अमन उसकी प्रॉपर्टी को खरीद रहा था और निखिल उस प्रॉपर्टी की प्रॉफिट बुक कर रहा था। अमन के लिए वही घर 20 साल की ईएमआई थी और निखिल के लिए वही घर एक एसेट साइकिल का रिजल्ट। और यही डिफरेंस होता है कि एक इंसान एसेट बनाता है और दूसरा उस एसेट को ईएमआई पर खरीदता है। लगा 440 वोल्ट का झटका? तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में ये मोड़ आता है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अमन और निखिल कॉफी पर बैठे। अमन ने पूछा, देव कहाँ है आजकल, उसका क्या चल रहा है? निखिल हंस के बोला, भाई देव तो सबसे आगे निकल गया,
उसने ना प्रॉपर्टी की रेस खेली, ना लाइफस्टाइल की रेस खेली, उसने कंपाउंडिंग की रेस खेली। और फिर देव आता है, पता है, वही सिंपल शर्ट, सिंपल वॉच, नो शो ऑफ, नो लाउड लाइफस्टाइल। अमन के माइंड में क्यूरियोसिटी थी। उसने पूछा, भाई सच बता, तूने क्या किया? तू तो हम सबसे नॉर्मल सैलरी पर स्टार्ट हुआ था, यही तो बात होती है नॉर्मली। देव ने बोला, मैंने बस 3 रूल फॉलो किए। रूल नंबर 1, सैलरी बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। रूल नंबर 2, एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहो। रूल नंबर 3, कंपाउंडिंग को टाइम दो, बीच में डिस्टर्ब ना करो। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत लोगों को पैसे बन जाते हैं, वो तोड़ देते हैं, गलत है। अब वो बच्चा जवान हुआ है, वो तो अब दौड़ेगा, बट वहीं पर उसको खच काट दिया जाता है। तो देव ने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में 5,000 की एसआईपी की, फिर हर साल एसआईपी अमाउंट इंक्रीज किया। जब सैलरी बढ़ी मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जब साइड इनकम आई उसका मेजर पार्ट इन्वेस्ट किया। मैं मार्केट को टाइम नहीं करता था, क्योंकि यही गलती लोग करते हैं। तो अमन ने पूछा, कितना कॉर्पस बन गया? देव ने, कौन किसको परफेक्ट नंबर बताता है, बस बोला इनफ है, 40 के बाद जॉब मजबूरी नहीं है, चॉइस से करूंगा। तो दोस्त, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब फेरारी, बंगलो, प्राइवेट जेट नहीं होता है। लिख के ले लीजिए, अंबानी अदानी बनना नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है आपकी बेसिक लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एक्सपेंस, फ्यूचर गोल के लिए आप जॉब के गुलाम ना रहो, किसी के गुलाम ना रहो। अब तीनों का रिजल्ट देखिए। अमन, इनकम अच्छी लेकिन ईएमआई हेवी, कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, लाइफस्टाइल प्रेशर, सैलरी हाई, फ्रीडम लो। निखिल, स्टार्टिंग स्लो हुई, लाइफस्टाइल सिंपल है, प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री करके उसने एसेट बनाया, रेंट इनकम बनाई, कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, फ्रीडम हाई है। अब देव पे आ जाइए। स्टार्टिंग करते हैं छोटी सी सैलरी या नॉर्मल सैलरी से, छोटी सी एसआईपी करते हैं, डिसिप्लिन को बहुत अच्छा रखते हैं, साइड इनकम बनाते हैं, एसआईपी स्टेप अप करते हैं, कंपाउंडिंग को टाइम देते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्लोज करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप अमन बनना चाहते हैं, निखिल बनना चाहते हैं या देव? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है ऐसे कंटेंट को लिखने के लिए कि आपके दिल को छू जाए और आप शेयर करने पर मजबूर हो जाएं अपने परिवार और दोस्तों के साथ। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो कम होता है, गलती है कि वो पैसा आते ही उसे स्टेटस में कन्वर्ट करने लगते हैं। सैलरी बढ़ी, फोन अपग्रेड, बोनस आया, ट्रिप, क्रेडिट कार्ड मिला, शॉपिंग, प्रमोशन हुआ, कार की ईएमआई, शादी हुई, लाइफस्टाइल डबल, बच्चा हुआ, स्कूल फी का प्रेशर, घर लिया, 20 साल की ईएमआई। फिर 40 की एज के बाद रियलाइजेशन, यार इतना कमाया पर एसेट क्या बनाया। तो दोस्तों, पैसा खर्च करना तो आसान है, पैसा इन्वेस्ट करना बोरिंग। लेकिन बोरिंग डिसीजन ही जो है ना, आपकी फ्यूचर को एक्साइटिंग, रिलैक्सिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। यहाँ पर पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ आता है मुझे, जो लोग इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी फॉलो करते हैं पूछते हैं, 2000 की एसआईपी से क्या होगा, 5000 की इन्वेस्टमेंट से कौन रिच होगा, मार्केट रिस्की है, प्रॉपर्टी के लिए कैपिटल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अमाउंट की नहीं है, डायरेक्शन की है। अगर 2000 5000 सोच रहे हो तो आप उस स्तर के हो, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा रहता तो आप 2000 5000 की बात नहीं करते, आप 50,000 की करते। और अगर आप 5000 एसआईपी करते हो, 10 साल तक 5000 ही करते हो, तो ग्रोथ लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप एसआईपी को हर साल स्टेप अप करते हो, इनकम बढ़ाते हो, साइड इनकम क्रिएट करते हो, अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करते हो, तो वही एसआईपी वेल्थ क्रिएट मशीन बन जाती है। और इसमें 4 चीजें, इनकम, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और टाइम। अगर इन 4 में से कोई एक भी कमजोर है तो रिजल्ट स्लो होगा। लेकिन अगर आप में इन चारों का कॉम्बिनेशन है तो मिडिल क्लास सैलरी से भी फाइनेंशियल फ्रीडम 100% पॉसिबल है दोस्तों, 100% पॉसिबल है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो फॉर्मूला फॉलो करो। पहला, सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट को ऑटो डेबिट रखो, मैनुअल इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि मैनुअल इन्वेस्टमेंट इमोशन पे डिपेंड होता है। तो कई बार हम लोग, अरे ये जरूरी है इसको करते हैं, नहीं। दूसरा, हर सैलरी इंक्रीमेंट का मिनिमम 50% इन्वेस्टमेंट में बढ़ाओ। अगर सैलरी 20,000 बढ़ी तो कम से कम 10,000 एसआईपी या इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। तीसरा, ईएमआई को लिमिटेड रखो। ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 35% क्रॉस कर रही है तो आप फाइनेंशियल टाइट जोन में जा रहे हो। चौथा, एक साइड इनकम बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप ये जान लो। और चाहे वो कैसे भी करो, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट, टीचिंग, बिजनेस, कुछ भी, क्योंकि सैलरी से सर्वाइवल होता है और एक्स्ट्रा इनकम से वेल्थ बनती है। पांचवा, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझो, क्योंकि जब तक आप एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस नहीं समझोगे कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी, और जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट। कार कंफर्ट दे सकती है लेकिन मोस्टली लायबिलिटी होती है। घर इमोशनल सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन अगर ईएमआई आपकी फ्रीडम खा रही है तो उसका डिसीजन एक बार नहीं 5000 बार सोच के लेना होगा। म्यूचुअल फंड, गुड स्टॉक, रेंटल प्रॉपर्टी,
बिजनेस सिस्टम ये लॉन्ग टर्म एसेट बन सकते हैं, बशर्ते कि अगर हम बनाने पे आए तो। अमन निखिल देव में सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? शायद तीनों। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी थी एक टाइम पर? अमन की। लेकिन सबसे ज्यादा फ्री कौन था? हुआ जिसने पैसा आते ही फ्यूचर के लिए काम पर लगा दिया। तो दोस्तों, सैलरी आपको कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन एसेट आपको फ्री बनाते हैं। सैलरी से घर चलता है, इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर चलता है, सैलरी से बिल पे होते हैं, एसेट से ड्रीम फंड होते हैं। सैलरी आपकी मेहनत का रिजल्ट है, कंपाउंडिंग आपकी डिसिप्लिन का वो रिवॉर्ड है जो जिंदगी को लग्जरी देती है। तो अगर आप हर महीने सैलरी का वेट कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय माइंडसेट में हो। अगर आप हर महीने एसेट खरीद रहे हो तो आप वेल्थ क्रिएटर माइंडसेट में हो। तो आज डिसीजन लेना है कि सैलरी आने के बाद शॉपिंग करनी है या जिस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट बोला है वो। तो कमेंट में बताइए क्या करोगे। इस वीडियो को पूरे फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे शेयर करो, क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। थैंक यू।